Hello everyone and once again welcome back to another episode of Sunday चर्चा सीरीज myself उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिव्यांशु का ये पूछे, सर इन एसईओ वी यूजुअली सी हाई ट्रैफिक ग्रोथ ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ्स स्पेशली व्हेन वर्किंग विद एन इन हाउस कंपनी ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लो हैंगिंग कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज। However, once those easier keywords are all covered, we move on to more competitive keywords, which naturally take longer to rank, causing growth to slow down. Along with this, in some cases, when a site may even hit a traffic plateau, when most of the relevant keywords and content opportunities we have already been covered in their niche, leaving little room for further organic growth. At this point, clients often start questioning the value of our efforts or feel that we are not doing enough as they expect consistent month over month traffic increase. Are such expectations reasonable in your opinion? How do you typically handle these kind of situations with the clients when traffic growth slows down or becomes stagnant? So दिव्यांशु, ये काफी डिटेल्ड क्वेश्चन आपने पूछा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा है। मैं थोड़ा सा ना 20-30 सेकंड्स के अंदर समराइज करके आपको बताता हूँ कि इनका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि स्टार्टिंग में क्या देखते हैं कि ट्रैफिक इनका बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है बिकॉज कीवर्ड्स वगैरह में बेहतर स्कोप होता है। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या देखते हैं, ट्रैफिक कांस्टेंट हो जाता है या फिर बहुत ही थोड़ी सी उनको ग्रोथ जो है वो ट्रैफिक में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर परसेंटेज के टर्म्स में मैं बात करूं तो ग्रोथ का जो परसेंटेज था वो काफी अच्छा था। इनिशियली हम मान के चलें अगर 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बट आगे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर वही जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो काफी कम परसेंटेज, तो यहाँ जो है वो क्लाइंट क्वेश्चंस करने लगता है। तो मैं ऐसी सिचुएशंस में क्या करता हूँ, सबसे पहले तो देखिए क्लाइंट्स लव ट्रांसपेरेंसी। आपको ईमानदारी से उनको बताना होगा कि आपने स्टार्टिंग से कौन कौन से जो टॉपिक क्लस्टर्स हैं वो सेलेक्ट किए थे और उनमें से कितने टॉपिक क्लस्टर्स को आप ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं। जो आपने सेकंड चीज बताई कि भाई लो हैंगिंग कीवर्ड्स होते हैं या फिर लो वॉल्यूम वाले जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर हम लोगों ने काम कर लिया, आसानी से उनके ऊपर रैंक कर गए। अब हम एक तरीके से सेकंड फेज के अंदर जो है वो एंटर किए, वहां पर हमें और ज्यादा एफर्ट जो है वो लगाने पड़ेंगे। थोड़े से जो टैंजेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। टैंजेंट टॉपिक्स का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईआईटी कोचिंग के ऊपर, मैं अक्सर ये एग्जांपल लेता हूं, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, अगर आप आईआईटी कोचिंग के ऊपर जो कंटेंट है वो लिख रहे हैं तो पहले तो आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे थोड़े से जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी कोचिंग टिप्स वगैरह के ऊपर अगर आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं रैंक करने की तो उसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे और बड़ी आसानी से उसके ऊपर रैंक जो है वो कर जाएंगे। उसके बाद अपने मेन कीवर्ड्स के ऊपर आ जाते हैं जैसे ऑनलाइन आईआईटी कोचिंग या बेस्ट आईआईटी कोचिंग। इन कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो इनका जो सर्च वॉल्यूम है वो तो आपको हाई देखने को मिलेगा, बट इनके ऊपर जो कंपटीशन है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आपका एसईओ जो है वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वो लोग गूगल एड्स वगैरह को यूज करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो ना आए और उनको इस स्पेसिफिक कीवर्ड से जो ट्रैफिक है वो मिल सके, जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा था फिर भी उनको यहाँ से जो ट्रैफिक है वो मिल सके। इसीलिए लोग जो है वो गूगल एड्स की तरफ जाते हैं। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप उनको एड्स वगैरह के लिए भी रिकमेंड करना शुरू कर दें। जो इसके अलावा मैंने आपसे टैंजेंट टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, विच इज बेसिकली आप ऐसे टॉपिक्स को जो है वो पिक करिए जो इसी से रिलेटेड हो। जैसे हाउ टू मैनेज टाइम, एक ये आपका टॉपिक हो सकता है, हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग आईआईटी जेई प्रिपरेशन। इस टाइप से आप जो टॉपिक्स हैं वो भी उठा सकते हैं जिससे कि और ज्यादा जो ट्रैफिक है वो आप कैटर कर पाए। बट ये सच है कि एक ना एक टाइम जरूर आएगा जहां पर आप एक अपर लिमिट को हिट कर जाएंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया उसमें आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्लाइंट से रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी से नए केपीआईज के ऊपर भी काम करना शुरू कर दें, न्यू केपीआईज के ऊपर काम करना शुरू कर दें। जैसे अभी तक अगर आपका मेन फोकस ट्रैफिक के ऊपर था तो अब आप थोड़ा सा कन्वर्जन वगैरह के ऊपर भी फोकस करें। आप देखिए कि वहां पर किस टाइप से जो इंप्रूवमेंट है वो हो सकते हैं। एक स्पेसिफिक ट्रैफिक तक पहुंच गए तो वहां से फिर कन्वर्जन रेट इंप्रूव करने की जो आपको टैक्टिक्स है वो लगानी है। तो इस टाइप से थोड़ी सी चीजें आप कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, हमेशा ना कुछ स्कोप जरूर होता है जहां से आप अपना ये जो टॉपिक क्लस्टर्स वगैरह है उनको और ज्यादा जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो स्कोप होता है, बट ये चीज तो देखो आएगी आएगी। जो आपने शुरुआत में बताया ना, आप इससे बच नहीं सकते बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ लाइक एसईओ। ये सारी चीजें आने ही वाली हैं, ठीक है। और जिस टाइप से आपने क्वेश्चन किया था आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर जो है ठीक तरीके से पता है, बस आप एक काइंड ऑफ सेकंड वैलिडेशन जो है वो ले रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सैयद का है, मैं हेयर रिप्लेसमेंट विद बिजनेस के लिए गूगल एड से लीड जनरेट कर रहा हूँ विद सच कैंपेन टारगेट सीपीए ऑलमोस्ट अकाउंट में 27 यूरोस के स्पेंड है इन लास्ट 2-3 मंथ्स
एवरी मंथ 50 प्लस कन्वर्जन भी आ जाते हैं। क्या लीड जनरेशन के लिए परफॉर्मेंस मैक्स रन करना चाहिए, बट ऑफलाइन कन्वर्जन सेटअप नहीं है, आप क्या रिकमेंड करोगे? देखिए, मैं परफॉर्मेंस मैक्स आज के टाइम में तभी रिकमेंड करता हूं जब आप ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैंपेन्स है उनको रन कर रहे हो, या फिर आप जो बॉटम ऑफ द फनल की क्वेरीज को टारगेट कर रहे हैं, जैसे जो डायरेक्ट आप क्वेरीज टारगेट कर रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्वेरीज जो है हो सकती है हेयर विग्स वगैरह, तो इन क्वेरीज के ऊपर आप जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपकी बॉटम ऑफ द फनल की क्वेरीज हैं। तो अगर इन क्वेरीज के ऊपर जो स्कोप है वो खत्म हो चुका है, मतलब आप ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट के अंदर अपनी जाकर देखते हैं और आपको देखने को मिलता है कि अभी आप इन्हीं क्वेरीज के ऊपर जो भी आपने सेलेक्ट करके रखे हैं, जो भी कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट करके रखे हैं, उन्हीं में अगर अभी आपको और ज्यादा इंप्रेशंस मिलने की अपॉर्चुनिटी, आपका इंप्रेशन शेयर भी उतना ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप यहीं पर जो है वो काम करने की कोशिश करें। हाँ, अब हम ये मान के चलें कि आप एक अच्छा अमाउंट जो है स्पेंड कर रहे हैं बॉटम ऑफ द फनल के अंदर और सब कुछ बेहतर चल रहा है, अब आप जो है वो परफॉर्मेंस मैक्स की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा फुल फनल टारगेटिंग करना चाहते हैं, टॉप ऑफ द फनल की भी चीजों को जो है वो कैटर करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो चीज ठीक है। नेक्स्ट ना, आपने यहीं पर ना ऑफलाइन कन्वर्जन सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करी है। देखिए, ऑफलाइन कन्वर्जन सेटअप जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तभी बेहतर तरीके से काम करता है जब आपके पास इनफ डेटा हो, इनफ ऑफलाइन कन्वर्जन हो रहे हो, पता चला आपके 10-15 लीड्स में से 2-4 कन्वर्ट हो रहे हैं और वो वाले ऑफलाइन कन्वर्जन की डेटा वापस गूगल एड्स के सिस्टम को दे रहे हो, उतनी जल्दी उससे लर्न नहीं कर पाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अमन का क्वेश्चन है, सर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट पाइथन सीखने में भी है। आपने जो यूट्यूब में मेटा आर्ट्स का कोर्स लॉन्च किया उसको देख रहा हूँ, नोट्स और प्रैक्टिकल दोनों ही कर रहा हूँ, पर कंफ्यूजन ये है कि मुझे जॉब तो डिजिटल मार्केटिंग में ही करनी है, लेकिन मुझे जेनाई में भी इंटरेस्ट है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, क्या करूं? डिजिटल मार्केटिंग तो मैं सीख ही रहा हूं। देखो, सीधी सी बात है, एक ही चीज आपको पकड़नी होगी, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसी चीज में आप अपना करियर बनाने की सोचें। इस टाइप से तो कंफ्यूज ही आप रहेंगे कि मेरे को इंटरेस्ट तो जेनाई में है, जेनाई में मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो काम करूंगा वो डिजिटल मार्केटिंग में करूंगा, या जॉब जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में करूंगा। ये कौन सी बात हुई? अब आप क्या बोल रहे हो कि मैं सीख तो डिजिटल मार्केटिंग रहा हूँ लेकिन मेरे को इंटरेस्ट जेनाई में है, तो फिर आपको जेनाई में ही जाना चाहिए, ठीक है? या फिर जेनाई को आप छोड़ दें। ये दोनों चीजें अगर आप एक साथ करने की कोशिश करेंगे, देखिए हमेशा ही दुखी आप रहेंगे और इसका कोई भी सोल्यूशन जो है वो नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो साउंड ऑफ साइलेंस का है। ये पूछ रहे हैं, सर अगर हम कोडिंग के थ्रू बनाना चाहते हैं एंड मैनुअली, तो हमें कोडिंग आना जरूरी है कि नहीं? बिकॉज अब तो कोडिंग भी एलएलएम्स कर देते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं ये चीज सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा, अगर आप कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं तो आप थोड़ा एक बार क्वेश्चन टाइप करने के बाद खुद से भी पढ़ें कि वो क्वेश्चन कोई मीनिंग बना भी रहा है या नहीं बना रहा है। अब देखिए, यहाँ पर समझिए कि इनका जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि भाई अगर हम कोडिंग से भी बनाना चाहें एआई तो बना सकते। देखिए, कोडिंग केवल कोड लिखना ही हो तो वो तो आपको डिफरेंट टूल्स करके दे देंगे। अब जो लॉजिक बिल्डिंग है वो कहाँ से आएगी? उसके लिए तो आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। केवल कोडिंग का टूल आपको मिल जाए इसलिए आप एक बेहतर डेवलपर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप कोई सोल्यूशन जो है वो कोड के थ्रू बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अगर आप कोडिंग के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ही लेनी पड़ेगी, या प्रॉपरली एक बार जो ठीक से कोडिंग है वो आप सीख ले, ठीक है? केवल अगर आप ये सोचे कि बस बेसिक से एआई टूल्स के बेसिस हम पावरफुल सा सॉल्यूशंस बना लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर राहुल का क्वेश्चन है, सुरा है एआई एजेंट एसईओ के सारे टास्क खुद ही कर रहा है, तो क्या समझे एसईओ पर्सन की जॉब की अब जरूरत नहीं रहेगी? सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दें क्या कल से? देखिए, बहुत सारे लोग परेशान हैं एआई एजेंट के आ जाने की वजह से, और आपकी जो परेशानी है वो भी ठीक ही है, बट आज के टाइम में एसईओ के अंदर जो पर्सनलाइजेशन की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंटेंट भी लिखा जा रहा है उसमें जो आपका अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है ना, वो एआई एजेंट को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको बताओगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क है, जो बहुत सारे मैनुअल टास्क है, उनको आने वाले टाइम में एआई एजेंट्स या फिर एआई एजेंट्स के ऊपर बने हुए टूल्स जो है, तो वो उन सारे टास्क को कर देंगे जो रिपीटेटिव वाले टास्क होते हैं। तो भाई, अगर कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव टास्क कर रहा है, कुछ अपना लॉजिक या अपना कुछ एक्स फैक्टर उसके अंदर नहीं डाल रहा है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो होने वाली। बट अगर हम ओवरऑल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारी रिसर्च वर्क चीजों की जरूरत होती है, और वो भी अगर करना है आपको तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज करना होगा। तो वहां पर कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि एक एआई एजेंट आएगा और वो ए टू जी सब कुछ करके दे देगा, एक एसईओ एग्जीक्यूटिव को 100% रिप्लेस कर देगा। अगर कोई एक एसईओ एग्जीक्यूटिव केवल बैकलिंक्स बनाते जा रहा था, कुछ लिस्ट ऑफ वेबसाइट जो है वो उसको दे दी जाती थी और उन लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स के ऊपर जाकर वो केवल बैकलिंक्स ही बनाता था, अगर कोई एसईओ एग्जीक्यूटिव यही काम कर रहा था तो भैया वो तो रिप्लेस
हो जाएगा, बिकॉज ये चीज तो आज एआई एजेंट तो छोड़ो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो भी आपको करके दे देंगे कुछ अमाउंट के अंदर, राइट? तो इस टाइप के जो टास्क है वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो उन लोगों को तो जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरा, अगर मैं स्मार्ट तरीका बताऊं तो वो ये है कि एआई एजेंट को ना अपना एजेंट ही बना के रखो, या अपने लिए ना हमेशा उसको एज एन असिस्टेंट अगर आप यूज करना चाहेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि एआई एजेंट मेरे को रिप्लेस कर देगा ना, तो 100% आप ऐसे ही टास्क करेंगे जो रिप्लेसेबल है। आपको ऐसे टास्क करने जिसमें वाकई में ह्यूमन ब्रेन जो है वो यूज हो रहा हो, लॉजिक वगैरह जो है वो यूज हो रहा है, जिससे कि एक सिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़े। तो एसईओ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आज भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। बिजनेस गोल्स को टॉपिक क्लस्टर से अलाइन करना, ये सारी चीजें, इनका जो ट्रिगर है, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो बिजनेस ओनर ही डिसाइड करता है, और उसके बाद एआई एजेंट्स उसमें जो आगे टास्क हैं या जो चीजें हैं वो आपके लिए आसान करते चले जाते हैं। बट शुरुआत में ना ह्यूमन का एसईओ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। तो आई बिलीव मेरे इस डिस्कशन से कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ब्रह्म का है, इस टाइप के एड्स ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करिए प्लीज, एड रोल, एडस्ट्रा, प्रोपेलर एड्स, हाँ इनके ऊपर भी हम लोग जल्दी ही जो है वो कोर्स लेकर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आई एम यूजिंग शॉपिफाई, माय फेसबुक एड शोज 16 का रोएस बेस्ड ऑन, बट माय एक्चुअल प्रॉफिट इज ओनली 700 ऑन 500 एड स्पेंड, इज देयर एनी वे टू ट्रैक रियल प्रॉफिट बेस्ड रोएस इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेटेड रेवेन्यू, कैन दिस बी डन यूजिंग द पिक्सेल और कस्टम कन्वर्जंस, वुड लव सम गाइडेंस। देखिए, अभी जो आप मेट्रिक की बात कर रहे हैं, जो आप रोएस की बात कर रहे हैं, रोएस एक ऐसी मेट्रिक है जो डैशबोर्ड लेवल की मेट्रिक है, राइट? जब मैं डैशबोर्ड लेवल की मेट्रिक की बात करता हूं, विच मींस दैट मेट्रिसेस आपको डैशबोर्ड्स में ही दिख रही हैं, उन्हीं को प्लस माइनस करके आप और एडिशनल कस्टम मेट्रिसेस जो है वो डैशबोर्ड के अंदर बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सीटीआर, तो सीटीआर एक डैशबोर्ड लेवल मेट्रिक है। अगर नहीं भी होती, मतलब डैशबोर्ड के अंदर वो शो भी नहीं कर रही होती, तो भी आपके लिए बड़ा आसान था कि आप जो है इंप्रेशन और क्लिक्स जैसी स्टैंडर्ड मेट्रिसेस को यूज करके सीटीआर की मेट्रिक बना देते। इसी तरीके से आप रोएस की जो मेट्रिक है वो भी आप बना देते हैं, विच इज बेसिकली कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो भी आपको दिखता है, बिकॉज जो आप पिक्सल फायर करते हैं उसके साथ परचेज इवेंट के साथ कन्वर्जन वैल्यू जो है वो भी जा रही होती। तो कन्वर्जन वैल्यू टोटल कितनी आई और टोटल एड स्पेंड कितना हुआ प्लेटफॉर्म के ऊपर, उससे आपको जो रोएस है वो मिल जाता है। तो ये एक डैशबोर्ड लेवल की मेट्रिक है। जो आप पूछ रही हैं वो है बेसिकली पीओएएस, दैट इज बेसिकली प्रॉफिट ऑन एड स्पेंड। अब प्रॉफिट ऑन एड स्पेंड एक्चुअली डैशबोर्ड लेवल की मेट्रिक नहीं है, बट ये डैशबोर्ड पे लाई जा सकती है। थोड़ी सी ट्रैकिंग की नॉलेज इसके लिए होनी चाहिए और सर्वर साइड ट्रैकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के टाइम में अगर आपको इस टाइप की चीजों को इंप्लीमेंट कराना है तो थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल लोगों के पास जाना पड़ेगा और उनको एक सेट ऑफ फीस वगैरह देनी पड़ेगी। वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपका शॉपिफाई का प्रोडक्ट जो बिका, ठीक है, तो शॉपिफाई के अंदर आप अपना मार्जिन भी मेंशन कर देते हो कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट बिकता है, इतने कन्वर्जन वैल्यू का मेरा कोई प्रोडक्ट बिकता है, तो फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा मार्जिन 10% है। इसी तरीके से एक दूसरा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जो मेरा मार्जिन है वो 12% है। अब ये जब दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो बिकते हैं, राइट, सो इनकी कन्वर्जन वैल्यू जो भी आई, क्योंकि शॉपिफाई के अंदर हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लेवल पर आपने जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी मेंशन करके रखा है, तो सर्वर साइड ट्रैकिंग के थ्रू उस प्रॉफिट परसेंटेज को कंसिडरेशन में लेकर और आपने अपना कितना स्पेंड किया है उसको कंसिडरेशन में लेकर कैलकुलेशन करके पीओएस एक मेट्रिक जो है वो आपके डैशबोर्ड में प्लॉट करी जाती है। तो केवल डैशबोर्ड लेवल की मेट्रिक नहीं है, बिकॉज यहां पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कहीं ना कहीं जो शॉपिफाई का बैकएंड है वहां से भी आ रही है, क्योंकि जो प्रॉफिट का मार्जिन है ना वो तो शॉपिफाई के अंदर आप मेंशन करते हो, राइट? तो शॉपिफाई से वो डेटा को उठाकर वापस जो है वो आपके डैशबोर्ड लेवल पर दिखाया जाता है। तो इस टाइप की चीजों के लिए आज के टाइम में डिफरेंट मार्केट में टूल्स भी अवेलेबल है। वीडियो में पहले ही बताया, कस्टमर लैब्स एक टूल है, प्रॉफिट मेट्रिक करके ऐसा टूल है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो पीओएस के अराउंड आपको डेटा देंगे। सो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो गाइस, आज के संडे चर्चा की वीडियो में इतना ही। इस हफ्ते के कुछ क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट संडे चर्चा के एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।